सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन समाप्त करें, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन समाप्त करें। दोनों में किस सॉल्यूशन पर रॉल्ड्स लॉ लग रहा था? आइडियल पर। नॉन आइडियल पर रॉल्ड्स लॉ में डेविएशन हम लोग फील कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वहाँ रॉल्ड्स लॉ लागू नहीं हो रही है, वहाँ भी हो रही है, लेकिन वहाँ जो किसी भी चीज़ की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेपर प्रेशर का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थियोरेटिकल वेपर प्रेशर से डिफरेंट है, नहीं है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। और आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज़ें होती थी कि वहाँ पर हम दो चीज़ों के को जब मिलाते थे तो नेट वॉल्यूम जो हमारा था वो एडिटिव प्रॉपर्टी था। यहाँ पर नेट वॉल्यूम में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन माना जाएगा, जिसके आधार पर या जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हमने क्या देखा, उसमें क्या होता है, डेविएशन होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके का हमने डेविएशन समझा। नेगेटिव डेविएशन तब होती थी जब दोनों चीज़ों के मिलने से इंट्रैक्शंस एबनॉर्मली स्ट्रांग हो जाते थे, और पॉजिटिव डेविएशंस तब होती थी जब दोनों चीज़ों के मिलने से इंट्रैक्शंस पहले के रिस्पेक्ट में पुअर हो जाते थे। तो नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर लो हो जाती थी, इसलिए सारे कर्व जो नॉर्मल थे उसके नीचे जा रहे थे, और पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ गए, एबनॉर्मल नहीं, तो उसमें ऊपर की तरफ कर्व जा रही थी। तो इसी में हमने नेगेटिव डेविएशन में एक टर्म डिफाइन किया था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एक ऐसा पॉइंट था जिस कॉम्पोजिशन में जिस पॉइंट पर कि लिक्विड और वेपर दोनों में कॉम्पोजिशन क्या रह जाती थी, सिमिलर, एक ही तरह की कॉम्पोजिशन लिक्विड में भी और वेपर में। अदरवाइज हम लोगों ने सॉल्यूशन में पढ़ा कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वेपर में हमेशा जो वोलाटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। चाहे लिक्विड में उसकी ज़्यादा रहे ना रहे, वेपर में उसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट यही था कि जितनी बार हम वेपर को निकाल के डिस्टिलेट बना लें अगले कंटेनर में, फिर वापस उसको इवेपोरेशन करवाएं और वापस वो वेपर में कन्वर्ट हो, तो हर बार अगली बार वेपर में पिछली बार के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा था। और अगर ये प्रोसेस 4-5-6 बार कर दिया, डिपेंड्स की कौन सा हमने सब्सटेंस लिया है, तो हमारा फाइनली जो ज़्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट था वो वेपर में अलग हो जा रहा था। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये था पॉइंट। तो वो जो पॉइंट था वो एजियोट्रॉप मिक्सचर, एक मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई और मैक्सिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। हम इसको बना नहीं सकते, ये पहले से क्या है, फिक्स है। नाइट्रिक एसिड वाटर 68% और 32% बाय मास में नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था, मिनिमम बॉइलिंग का एग्जाम्पल था। एथेनॉल वाटर पॉजिटिव बॉइलिंग का एग्जाम्पल था। अच्छा, वहाँ पे एक शायद मैंने देखा था वो 95 पॉइंट, मतलब 95:5 का रेशियो लिखिए या 95.4 था, नहीं वो मैंने देखा था बाद में, आपको पीडीएफ जब हमने भेजा, वो 95 कीजिए वहाँ, जहाँ 94 किया। मतलब मैंने बोला ना 95.5 बोलना होता है, या एग्जैक्ट बोलो तो 95.47 है ना, 95 कीजिए, उसको 4 मत रखिए। और दूसरी तरफ 90, इधर 95 करोगे तो उधर 4 हो जाएगी ना, हाँ है ना। नोट्स में उसको चेंज कर लीजिए, मतलब रफली याद रखनी हो तो 95 और 5। HCl और वाटर 80-20% के रेशियो में जब था तो उस समय में हमारा वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर था। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बिना कॉम्पोजिशन चेंज किए हुए क्या करता है, कंटिन्यूअसली बॉयल करता है। यही ना कॉन्सेप्ट था, कंटिन्यूअसली बॉयल करता है बिना कॉम्पोजिशन चेंज किए, वो अपना कॉम्पोजिशन बदलता नहीं है कभी, कंटिन्यूअस बॉयल करता है, इसलिए उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं करते। यहीं पे चीजें समाप्त हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज किसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में और साथ में एक टॉपिक और आएगा, वेंट हॉफ फैक्टर। सुना है? सुना है, सुने हो वेंट हॉफ फैक्टर? हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर ऐसे लिखते हैं, ये देखिएगा, ये वेंट हॉफ फैक्टर ये लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। तो एक्चुअली ये आदमी का नाम है भाई, साइंटिस्ट का नाम है, तो वेंट हॉफ ऐसे नहीं लिखना होता है, ये जो लिखा है ये ऐसे नहीं लिखना होता है। ऐसे ही हम लोग SH और S में कोई फर्क करते नहीं है, तो हम लोगों के लिए नाम बस बोल देना है, काम चल जाए, लोग समझ जाए। तो वेंट हॉफ एक डच साइंटिस्ट का नाम है, तो डच नेम है ये, तो उनके माँ बाप ने बड़े प्यार से उनका नाम रखा है। ये जो है वैन एक साथ है और ये टी हॉफ एक्चुअली एक साथ है। आया कुछ समझ में?
ये डच नेम है, तो हम लोग इसको वेंट उधर पढ़ते हैं और हॉफ अलग कर देते हैं। बेचारे का ये वाला पार्ट अलग है और वो वाला पार्ट अलग है, ठीक है। पूरा नाम था जैकोब हेनरिकस वेंट हॉफ, इनका पूरा नाम था। जैकोब हेनरिकस वेंट हॉफ, ठीक है। तो ये डच साइंटिस्ट थे। डच समझते हैं ना, इनको बोलते हैं कहाँ वाले लोगों को? डच वाले लोगों को बोलते हैं कि टच वाले लोगों को बोलते हैं? नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो डच साइंटिस्ट हैं, और ये इनको इसके लिए वेंट हॉफ का जो फैक्टर है, वेंट हॉफ फैक्टर अगर हमने ऐसे लिख दिया, आई बोलते हैं इस फैक्टर को, सुना होगा आप लोगों ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज है। एक्चुअली उस फैक्टर के लिए नोबेल प्राइज नहीं है, मतलब ये इनका दिया हुआ है, इनको नोबेल प्राइज है। पढ़ाया था कई बार, बोला केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज वेंट हॉफ को। और ये है किस चीज के लिए? मतलब केमिकल डायनामिक्स के एरिया में, मतलब आप केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, फिजिकल केमिस्ट थे उस समय। ये बहुत बड़े फिजिकल केमिस्ट थे, फिजिकल केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट समझिए तो। और केमिकल डायनामिक्स पे इन्होंने खूब काम किया है। तो केमिकल डायनामिक्स सॉल्यूशन चैप्टर में ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक आएगा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पर्टिकुलरली, और उनका जो काम है किस क्षेत्र में? केमिकल डायनामिक्स के क्षेत्र में। इसके लिए इनको केमिस्ट्री के पहले नोबेल प्राइज मिली थी, ठीक है। इन द एरिया ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ किसका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्लियरली इसके लिए इनको मिला है। उस समय के फिजिकल केमिस्ट्री में के ये सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे। और स्टीरियो केमिस्ट्री की नींव भी इन्होंने रखी। स्टीरियो केमिस्ट्री की नींव, स्टीरियो केमिस्ट्री समझ रहे ना? तो स्टीरियो केमिस्ट्री का फाउंडेशन इन्होंने ही रखा। तो ये बड़े साइंटिस्ट थे भाई, ठीक है। तो वेंट हॉफ, हम लोग भी वेंट हॉफ ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दिया, कुछ कुछ चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। तो चलिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बात करें, और साथ में एक और टॉपिक क्या है? वेंट हॉफ फैक्टर। एक कंटेनर, 2-3 कंटेनर हम लोग लेते हैं और उसमें कुछ सॉल्वेंट रखते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग इसको धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं। लेट some containers with equal amount of solvent। इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब फिलहाल क्या ले लिया हमने? वाटर, ठीक है। तो चलो हमने एक कंटेनर ले लिया बेटा, ये देखिए दोस्त। और अब क्या करें? इसमें 1 किलोग्राम वाटर रख दिया, 1 kg, इक्वल अमाउंट ले लिया किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के नाम पे हम लोगों ने फिलहाल क्या ले लिया? एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले तो यहां से दिमाग में डालिए, ये प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। तो 3 हमने लिया है, ये अभी तीसरे को छोड़ के चलते हैं, 2 पे बात करते हैं। 2 कंटेनर लिया, दोनों में 1 kg वाटर लिया। अब इसमें हम कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं। क्या ऐड करें? कुछ भी करते हैं। मान लो 30 ग्राम यूरिया ऐड किया। एक कंटेनर में क्या लिया? 30 ग्राम यूरिया, ध्यान से सुनिए। और दूसरे कंटेनर में चलो क्या ले लिया? 90 ग्राम ग्लूकोज ले लेते, 90 ग्राम ग्लूकोज ले लिया। तो सॉल्वेंट में आपने वोलाटाइल सॉल्यूट डाला है या नॉन वोलाटाइल? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये आप आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं या नॉन आइडियल? आइडियल बना रहे हो, बहुत बढ़िया। ये सब पॉइंट आप सीखते जा रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन ये तैयार हो गया। तो जब आइडियल सॉल्यूशन तैयार होगी
और नॉन वोलाटाइल आपने सॉल्यूट लिया है, तो क्या RLVP आएगी? मान लो x, कितनी RLVP आई? x। तो क्या यहां भी आइडियल सॉल्यूशन रेडी हो गई? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो घट जाएगी ना दोस्त। तो RLVP हमने क्या मान लिया? अब मुझे ये बताइए आपके x और y में क्या रिलेशनशिप होंगे? बोलिए, कौन बड़ी होगी? x और y में क्या रिलेशनशिप होगी? कौन बड़ी होगी? कौन बड़ी होगी? अरे तो एकदम जीरो पे पहुंच गए। इक्वल होगी। कितने लोगों को समझ में आ गया इक्वल होगी? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि RLVP होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का मोल वहां पे आधा मोल है, यहां भी सॉल्यूट के मोल्स हाफ ही है, और सॉल्वेंट का मोल दोनों में इक्वल है, क्योंकि 1 किलोग्राम हमने दोनों में ले लिया। सही है? तो इसका मतलब क्या आंसर होगा यहां पे? x इक्वल्स टू वाई। क्यों? क्योंकि यहां पर मोल्स सॉल्यूट के कितने हो गए? हाफ, और यहां भी सॉल्यूट के मोल्स कितने हो गए? हाफ। अब एक तीसरा जो कंटेनर रखा है बचा के, इसमें मैं NaCl ऐड करता हूं, 29.25 ग्राम NaCl। समझ गए दोस्त? तो क्या वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन है या नहीं है? वो सॉल्यूट NVS है या नहीं है? NaCl भी NVS है, बिल्कुल है। तो यहां भी क्या तैयार हो गई? आइडियल सॉल्यूशन। और RLVP इस बार मैंने Z ले लिया। RLVP क्या ले लिया? अब आपको मुझे यह बतानी है कि x, y और z में रिलेशन क्या होगी। x इक्वल्स टू वाई ग्रेटर देन z होगी, x इक्वल्स टू वाई लेस देन z होगी, या दोस्त x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z हो जाएगी। क्या होगी? बोलिए। फर्स्ट। और कितने लोग को फर्स्ट आ रहा है? सेकंड कितने लोग को आ रहा है? थर्ड कितने लोग को आ रहा है? तीनों में लोग हैं। चलिए, NaCl और ग्लूकोज यूरिया में क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज और यूरिया कोवेलेंट मॉलिक्यूल, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल अगर एसिड बेस नहीं हो तो यूजुअली वो पानी में जाके आयंस में ब्रेक नहीं करते। बहुत सिंपल सी बात है। क्या ग्लूकोज वाटर में जाके आयन में ब्रेक करेगा? नहीं करेगा। और क्या यूरिया वाटर में जाके आयन में ब्रेक करेगा? नहीं करेगा। तो इन्हें आप बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? और जो पानी में जाके ब्रेक कर जाए उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl कोवेलेंट है, लेकिन वाटर में जाके वो आयन में टूटेगा 100%, क्योंकि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। NaCl तो आयोनिक कंपाउंड है और सॉल्युबल है, इसलिए वो भी क्या हो गए? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट को समझिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब होता है आयोनिक कंपाउंड, ऐसा कुछ नहीं। HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि वाटर में जाके वो 100% आयनाइज होता है H+ और Cl- में। क्लियर है? H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट, उसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हो गया H2SO4 कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। लेकिन ग्लूकोज और ये नहीं हुआ। दूसरी बात है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो। अभी आपने सॉल्युबिलिटी पढ़ा, तो बैरियम सल्फेट को पानी में डाल रहे हैं हम, क्या बैरियम सल्फेट, बैरियम और सल्फेट आयंस अलग होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्या पढ़ा? बैरियम सल्फेट इनसॉल्युबल नहीं है, भयंकर इनसॉल्युबल। 3 सल्फेट्स इनसॉल्युबल लिखाया है हमने, स्ट्रॉन्सियम, बैरियम एंड लेड। कैल्शियम सल्फेट पार्शियली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल वो भी है, लेकिन भयंकर इनसॉल्युबल में 3 लिखाया है, स्ट्रॉन्सियम, बैरियम एंड लेड सल्फेट। तो अगर बैरियम सल्फेट आयोनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट है? आयोनिक है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल है, आयोनिक कंपाउंड है, पोलराइजेशन भी हाई नहीं है। तो बैरियम सल्फेट को हम कैसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट है? बोलिए, बोल पाएंगे?
तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि वो एकदम जिसकी आयोनाइजेशन जो है बहुत स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होता है। बहुत स्ट्रांग है वो इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होता है, वो आयोनिक हो या कोवेलेंट हो। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट थे या नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर में जाएगा तो NaCl किस में आ जाएगी? Na+ और Cl- में। तो जहां पर आप समझ रहे थे कि 29.25 ग्राम NaCl का मतलब आप क्या समझ रहे थे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? हाफ। हाफ ही ना समझ रहे थे? तो बेसिकली ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाफ नहीं है, ये 1 है। कैसे है? क्योंकि Na+ और Cl- में जाएगी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? 1 हो गए। मतलब हाफ नहीं है। अगर ये पूरी टूट गई तो कितनी हो गई? 1। तो ये कन्वर्ट कर रहा है एक्चुअली टेंस टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट किधर की तरफ? 1 की तरफ ना। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और RLVP क्या होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर इनसे बढ़ गई, इसका मतलब क्या आया? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। तो हमारा क्या आंसर निकल जाएगा? ये वाला। क्या क्लियर हुआ अच्छे से? बोलो। तो पॉइंट क्या बना? हमने सर अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है वेपर प्रेशर पर, जो भी हमने क्वेश्चन करा है शुरुआत में आइडियल सॉल्यूशन में, जाने अनजाने में वो सही हुआ है, जबकि उसे गलत होना चाहिए था। वो जाने अनजाने में हमसे सही हुआ है, क्योंकि आपने किसी में भी सॉल्यूट के मोल्स को ये करके नहीं देखा कि वो टूट करके कितने में जाएगा। क्या ये देखा? नहीं देखा। अच्छे सुनिए, लेकिन फिर भी हमने सही बनाया। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल जानबूझ के दिया ही नहीं है जो टूटेगा। अगर आप गौर से पीछे पलट करके देखेंगे तो आपका सॉल्यूट क्या दिखेगा? आपको सॉल्यूशन क्या दिखेगा? वाटर में यूरिया मिलाया हुआ, वाटर में ग्लूकोज मिलाया हुआ, वाटर में सुक्रोज मिलाया हुआ, ऐसा ही मिलेगा। बेंजीन में आयोडीन मिलाया हुआ। मतलब जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया भी है अगर, तो वो इलेक्ट्रोलाइट लिया था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया। तो जानबूझ के हमने ऐसा दिया है, वो आपका संजोग से सही हो गया। अब पॉइंट समझिए। पहले ये चीजें क्लियर हो गई, सब चीजों को लिखा जाएगा। मतलब अब सॉल्यूशन चैप्टर में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं मेरा सॉल्यूट आयन में ब्रेक तो नहीं हो रहा। तो RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस तरह से यहां पर जितनी लोअरिंग होगी वहां पर वो लोअरिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा या कम? ज्यादा। अगर ज्यादा हो जाएगी तो RLVP ज्यादा हो जाएगी। RLVP को फील कीजिए। RLVP क्या होती है? एक तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर प्रेशर का घटना, क्योंकि ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में होता है ना, बाय P0A। तो P0A तो कांस्टेंट है। तो RLVP किस चीज को प्रेजेंट करता है? एक तरह से कि पहले सिर्फ सॉल्वेंट था। अच्छे से फील कीजिए, पहले सिर्फ क्या था? हमने क्या ऐड किया? सॉल्यूट। बना क्या? सॉल्यूशन। तो अब मेरा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन में आते आते क्या हुआ? कितने से घटा? इसी का कैलकुलेशन है ना RLVP। पहले आती है LVP, फिर उसी में डिवाइड कर दिया P0A से, तो हो गई RLVP। तो मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सॉल्यूट ऐड करने पर ये RLVP ज्यादा होती चली जाएगी या कम? ज्यादा होती चली जाएगी। क्या इस बात से इसे फर्क पड़ा कि सॉल्यूट कैसा नेचर का है? फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। नहीं, इस बात से फर्क पड़ा कि सॉल्यूट की संख्या कितनी। अगर Z आपने बोल दिया कि ज्यादा है, तो क्यों बोल दिया Z ज्यादा है XY से? क्योंकि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के ज्यादा है। तो आपने सॉल्यूट के काउंट को सिर्फ देखा ना, क्या इस बात को देखा क्या कि वहां पर Na+ और Cl- है, या फिर एल्यूमिनियम 3+ और सल्फेट माइनस है? क्या आया समझ में क्या बोला हमने? तो ये एक नई चीज डिफाइन होती है सॉल्वेंट के लिए, एक वैसी प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, वैसी प्रॉपर्टी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सॉल्यूशन के लिए। तो वैसी प्रॉपर्टी, अच्छे से सुनिए, वैसी प्रॉपर्टी जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है और सॉल्यूट काउंट पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता हो। किस पर डिपेंड करता हो? सॉल्यूट काउंट पर। नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता कि सॉल्यूट कौन है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ किस पर डिपेंड करता? सॉल्यूट काउंट पे। हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग इस पॉइंट को लिखेंगे। मतलब पूरा का पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये केमिस्ट्री में। प्रशांत किशोर जी, चुनाव का माहौल है, प्रशांत किशोर जी बहुत बुद्धिजीविता के साथ बात करते हैं। हाँ, आपके पेरेंट्स को आपको जगाने के लिए खूब
कोशिश करते कि भाई जागिए जागिए। तो आपके अंदर कभी कभी उबाल भी आता है कि मम्मी पापा को बोल दे कि हाँ इस बार उन्हीं को देना है वोट, लेकिन फिर मम्मी पापा अपनी दलील देते हैं, अरे चोर सब भाग जाएगा 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, बेकार में पड़े हो। तो अल्टीमेटली मान लो कि अगर आप 15 साल से आपके स्टेट में कोई गवर्नमेंट आ रही है और आप मान के चला रहे निकम्मा निठल्ला, उसको तो इसलिए बनाया जा रहा है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे यही मानते हैं ना, पर्टिकुलरली बिहार में यही चलता है, इसीलिए बना रहे हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पॉइंट क्या है इसका, मतलब आपका ये प्रॉपर्टी जो सरकार चुनने की प्रक्रिया है, ये वाली प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट वाली प्रॉपर्टी, किस पर डिपेंड किया? लोगों की बुद्धिजीविता पर डिपेंड किया क्या? नहीं किया। सिर्फ किस पर डिपेंड किया? नंबर ऑफ काउंट पर डिपेंड किया। तो डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी लोगों के वाइजनेस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेलेक्चुअलिटी पर डिपेंड नहीं करता है। डेमोक्रेसी सिर्फ काउंट है, किसका? नंबर ऑफ वोट काउंट है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन पैक्स काउंट है। इसे क्वालिटी से मतलब नहीं है। तो ये एक डेमोक्रेसी हुई, ऐसे ही आप इसको रिलेट कीजिए, और इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को इसीलिए एक नाम और दिया गया है, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। आगे समझ में? जिसे नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किससे लेना देना है? काउंट से। कौन सा काउंट? नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट से। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को इस तरह से हम लोगों ने क्या बोला? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक नए मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। 2-3 चीजों को एक साथ संभालना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल बने काम निकल जाए, चीजों को सीखना। मतलब ये प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की, मतलब ये चेक करनी है, वो वाली प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी जिसे सिर्फ मतलब है सॉल्यूट काउंट से। मतलब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, तो सॉल्वेंट पहले क्या था और सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्वेंट क्या बना? सॉल्यूशन बन गया ना। तो समझिए, हम एक्चुअली देखना क्या चाह रहे हैं, इस सॉल्यूशन को भी सॉल्वेंट से ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। नहीं आया समझ में क्या बोला? बड़ा बढ़िया पॉइंट हमने बोला। हमने बोला कि जो सॉल्यूशन बन गया है एक्चुअली ये भी सॉल्वेंट जैसा ही होना चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन जैसा हो गया तब तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो यहां डिफाइन होगी वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपीयर, ध्यान से सुनिए, वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर तो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सॉल्यूट का अमाउंट ऐड करने पर क्या हो रहा है? चेंज। बोलो, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट चेंज करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तब तो समझने से ये लग रहा है कि सर तब तो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हुई। सॉल्यूट अगर अलग अलग अमाउंट में मैं चेंज करूं तो आरएलवीपी चेंज होगी, और आरएलवीपी को आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, तब तो सर ये सॉल्यूशन की ना प्रॉपर्टी हुई। इसीलिए इसमें चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद भी। नहीं, ये वैसे सॉल्यूशन के लिए ये प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन बन भी गया तो किसकी तरह है? सॉल्वेंट की तरह। ऐसा क्या है सर, ऐसे कैसे होता है? सॉल्यूशन बन गया और सॉल्वेंट की तरह? बिल्कुल होता है। हम लोग देहात में एक शब्द बोलते हैं, छुरछुर पानी। अरे बोलते हैं जब सॉल्यूट क्या रहे? नेग्लिजिबल अमाउंट में, ना के बराबर अमाउंट में, तो वैसा सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट क्या है? सॉल्वेंट ही। वैसा सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट क्या है? सॉल्वेंट ही। हेलो, क्या हो? 1 मिनट रुक जाइए ना, पहुंच रहा। 2 मिनट रुक जाइए, बस पहुंच रहा, बोल दिए, फोन कर दिया। ठीक, कौन इन लोगों का, इतना भारत में लोग जागरूक हो गया ना जरूरत से। 8 बजे में कोई कुरियर वाला आता है। इंसान भारी काम छोड़ है। सबको चाहिए ना कि मतलब, कुरियर वालों को देखोगे अमेजोन से, ये पहुंचिए ना, बार बार फोन कर रहा, क्लास डिस्टर्ब कर रहा। ओह अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जाइए। लोगों की अगर जॉब टाइम डिसाइडेड हो 10, तो लोग ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं? 10:30, पौने 11, 11 ऐसे पहुंचते हैं। तुम भी पहुंचोगे, और इस चक्कर में बॉस से हमेशा अनबन रहती है। ठीक है, अमेजोन ने डिलीवरी वाले को बोला कि आपका पहले जब स्टार्ट हुई थी तो आपका जो है वो 9 घंटे 8 घंटे का टाइम है, तो 10 बजे से आप 5 बजे तक या इतना टाइम आपका ये वर्किंग आवर है। तो स्टार्ट कितने बजे से वो करता था काम? 10:30, 11 ऐसे होता था। अब अमेजोन ने बोला पर डिलीवरी आपको चार्ज मिलेगी, आप जितना डिलीवर करते हैं।
अब कितने बजे से वो डिलीवरी शुरू करता है? 7 बजे सुबह से। और कितने बजे तक करेगा? रात के 9 बजे 10 बजे तक डिलीवरी करेगा। क्या है इंसान का ये कैसा नेचर है? एक्स्ट्रा मिलेगा तब काम अच्छे से करेंगे। सरकारी नौकरी क्यों भारत में इतना पॉपुलर है? टेबल के ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब नहीं होता है एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बीच में एक क्यूब है, सारे फेस पर क्यूब ही क्यूब है। इतने तरफ से पैसे आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए भारत में सरकारी नौकरी ज्यादा पॉपुलर। तो सॉल्वेंट में हमने जो सॉल्यूट ऐड किया तब जो सॉल्यूशन बनी, ये सॉल्यूशन भी किसकी तरह बिहेव करनी चाहिए? तो ये कब करेगा? जब सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? नेग्लिजिबल। इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए पहली रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? सबसे पहली रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड होनी चाहिए, ताकि सॉल्यूशन जो बने वो नाम का सॉल्यूशन है, वो है क्या? सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा। मतलब सॉल्वेंट के किसी चीज में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा, किसी प्रॉपर्टी में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा, इसी का मेजरमेंट करेगा। इस चैप्टर, इस टॉपिक में हम लोग वही मेजर करेंगे कि जो प्रॉपर्टी पहले थी, अब जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के पहले थी, अब बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या किया? कुछ क्या ऐड करने पर? सॉल्यूट। लेकिन चूंकि बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूं, तो मेरा सॉल्वेंट को मैं, सॉल्यूशन को मैं अभी भी क्या मानना चाह रहा हूं? सॉल्वेंट मानना चाह, तो सॉल्यूट जो ऐड होगी वो कितनी से ऐड होनी चाहिए? बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट से। इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ही डिफाइन कर सकते हैं। प्लस आइडियल की नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होगी, आइडियल की। किसके लिए डिफाइन होगी? आइडियल की। नॉन आइडियल में कोई भी चीज बढ़ और घट दोनों सकती है, आइडियल में किसी एक ही तरफ में स्विच करेगा। पढ़ा है ना आपने? नॉन आइडियल में क्या होता है? जैसे वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर नॉन आइडियल में बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में जब हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उस समय में क्या होगी? ये घटेगी, हमेशा घटेगी ना नॉन वोलेटाइल। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए दो शर्तें रखेंगे। पहला, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। आइडियल सॉल्यूशन में भी दो तरह, एक सॉल्यूट वोलेटाइल और एक सॉल्यूट। तो ये किसके लिए डिफाइंड है? क्योंकि फिर वोलेटाइल जब लेंगे तो उस समय वो वेपर प्रेशर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यहां पे ये किसके लिए डिफाइंड होगा? इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन जोड़ दिया। पहला कंडीशन डाइल्यूटेड होनी चाहिए सॉल्यूशन, और दूसरा कंडीशन ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है। और हम लोग इस सॉल्यूशन को इस तरह से बना रहे हैं कि पहले वो क्या थी? सॉल्वेंट, बाद में सॉल्यूशन बनी भी, लेकिन सॉल्वेंट जैसा ही है। मतलब इसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन एब्सेंट हो जाए। सॉल्यूट सॉल्यूट, ध्यान से, आइडियल है, इसलिए ना डेल्टा भी पॉजिटिव होनी चाहिए ना डेल्टा भी नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा भी जीरो होनी चाहिए। तो डेल्टा भी जीरो होने के लिए क्या करनी पड़ेगी? सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शंस को समाप्त करना पड़ेगा, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को समाप्त करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को क्या करना पड़ेगा? उसे भी समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें इंटरेक्शन बन गया तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना इंटरेक्शन के कारण। आया समझ में? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन भी क्यों लिया जा रहा है, उसके भी दो तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए लिया जा रहा है ताकि सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट बिहेव करे किसकी तरह? सॉल्वेंट की तरह। दूसरा पॉइंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए लिया जा रहा है ताकि अगर मेरा कोई सॉल्यूट डिसोसिएशन में जाने वाला है तो वो 100% डिसोसिएशन में जाए, ताकि पार्टिकल काउंट्स पूरी की पूरी आ जाए। ऐसा नहीं कि कुछ डिसोसिएट करे और कुछ डिसोसिएट नहीं करे। जैसे ऐसे सोच के देखिए ना, अगर आपने 2 चम्मच पानी सॉल्वेंट लिया, अब इसमें आप एक चुटकी नमक डाल, एकदम छोटा सा एक दाना नमक का उठा के, घुल जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया तो क्या सारा NaCl Na+Cl- में टूटेगा? तो आप ही बताओ ना, Na+ और Cl- में कंप्लीट टूटे, इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको सॉल्यूशन को कैसा करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड। इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड मतलब पूरा का पूरा पानी डालेंगे तभी तो क्या हो जाएंगे? सारे आयंस के ब्रेक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इन्फिनाइट का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम, जहां 100% टूट जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाए। तो क्यों हमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया? पहला पॉइंट, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हमने इसलिए लिया कि सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करे? अभी भी मोर और लेस सॉल्वेंट की तरह। दूसरा पॉइंट क्या बोला हमने?
डाइल्यूट लेने पर सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन समाप्त हो जाएगा और सॉल्यूट सॉल्वेंट का भी इंटरेक्शन समाप्त हो जाएगा, पार्टिकल काउंट्स अपने मैक्सिमम लेवल पर चली जाएगी। ठीक है, पार्टिकल काउंट्स अपने मैक्सिमम लेवल पर चली जाएगी, तो प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन जो होगा वो एक्यूरेट आएगा। क्या इस बात को क्लियर समझे आप अच्छे से? ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो चीज बोला है पहले इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोल दी गई। ठीक से, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं RLVP 10 depends only upon number of solute counts and it does not depend upon nature of solute, whether solute is ions or covalent molecules। ठीक है, तो RLVP को हमने क्या बोला? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। RLVP को क्या बोल दिया हमने? एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या दोनों? RLVP और LVP दोनों। क्यों? RLVP जब बोलते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे? P नॉट ए से, और P नॉट ए क्या है? कांस्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बातें होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की। क्या बोला पॉइंट में हमने? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट which depends only upon number of solute counts। कहां पे दोस्त? in solution, and not upon nature of solute is called क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन आपसे पूछेगा 12th के एग्जाम में जब आप बैठते हैं, तो बस आपकी भावना साफ सुथरी होनी चाहिए। अब पूछना नहीं सर भावना कौन है, नीयत अच्छी होनी चाहिए, भावना साफ सुथरी होनी चाहिए। मतलब हम किसी भी भाषा में प्रेजेंट करें, किसी भी तरीके से लिखे, वो मैटर नहीं करता, जो कंटेंट है वो लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट, इट इज ऑल्सो काउंट, इसका एक नाम और पड़ गया क्या? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला पॉइंट हमने बोला कंडीशन फॉर, अगले पेज में लिख देता हूं, पहले इस पेज में ये लाइन लिख दो। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी properties are strictly said to be properties of solvent, not of solution। हालांकि ये डिफाइन तभी होगा जब सॉल्वेंट में हमने क्या मिलाया? सॉल्यूट मिलाया। कैसा अमाउंट? नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और इस तरह से ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना, इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे कंपैरेबल विद दैट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ऑलमोस्ट इसकी जो आइडेंटिटी है वो किसकी आइडेंटिटी है? सॉल्वेंट की ही आइडेंटिटी है। ऑलमोस्ट इट्स आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी ऑफ
सॉल्वेंट। इसीलिए इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन मेरा कैसा हो, डाइल्यूटेड, दैट इज सॉल्यूशन शुड बी, यहां पे ऐसे लिख देता हूं और अगले पॉइंट में लिखता हूं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और वो भी एक्सट्रीमली ना, एक्सट्रीमली, क्योंकि 50-50% वाले को भी हम लोग कई बार डाइल्यूट लिख देते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट अगर 50-50% है तब भी हम लोग बाइवेट ही बोल लें, तब भी हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको डाइल्यूटेड बोल देते हैं कई बार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खूब बोलते हैं। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी ये बताना होता है कि भाई डाइल्यूट अच्छे लेवल पर है, तो यहाँ एक टर्म डिफाइन किया जाता है इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड। और इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड का ये भी मतलब नहीं है कि समंदर में एक दाना नमक का ये भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंडीशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला कंडीशन हमने बोला बोलो, सॉल्यूशन शुड बी आइडियल, नहीं, वेयर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। मतलब क्या सकते हो, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ किसके, कैसी सॉल्यूशन होनी चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ना, बोलो आइडियल सॉल्यूशन है ना, ठीक है। तो पॉइंट ये भी तो अब आप समझ रहे हैं ना, सॉल्यूट काउंट जितना कम होगा उतना आइडियलिटी मेंटेन होगी, ये भी पॉइंट सही है, इसलिए भी सॉल्यूट काउंट को कम रखा गया। हाँ, अगला पॉइंट आइए, दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, सॉल्यूशन शुड बी एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन को एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड होनी चाहिए। अब इस पॉइंट में मैंने लिख दिया वाई, तो क्या क्या लिखोगे, अच्छा क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, पहला नंबर बोलोगे टू मिनिमाइज, किसको किसको जी, बोलो, या टू मिनिमल ऑफ सॉल्यूट, ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है, एज वेल एज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या यह आया समझ में, सॉल्वेंट नहीं लिखा, सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखा, क्यों जी, क्योंकि हमें ऐसा करने पर ही आइडियलिटी की तरफ हम जाएंगे। क्लियर है समझ में, क्या लिखा, एज इट रिजल्ट्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन टेंस, बोलो टू, किधर की तरफ जी, आइडियलिटी। क्लियर है समझ में, ऐसा करने पर वो आइडियलिटी को क्या करेगा, अचीव करने के उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे, जब हमारा सॉल्यूट का इंटरेक्शन भी मिनिमाइज हो जाए और सॉल्यूट सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ही तो बवाल करता है, आइडियल को क्या बना देता है, वो नॉन आइडियल बनाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, एक पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, क्यों डाइल्यूटेड लेनी चाहिए, फॉर गेटिंग एग्जैक्ट एंड मैक्सिमम, या मिनिमम भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ क्या जी, सॉल्यूट काउंट ना, बोलो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझा जा सकता है, अगर मैंने वाटर में NaCl सॉल्यूट है, ऐसे लिखा, उल्टा कर दे रहा हूं, NaCl एक NVS, अगर इसमें हमने वेरी लो अमाउंट क्या लिया, वाटर का लिया, तो इससे क्या दोस्त प्रॉब्लम होगी, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें तीन चीजें हो जाएंगी, क्या क्या, NaCl, Na+, Cl-, तो फिर एग्जैक्ट काउंट सॉलिड पार्टिकल का पता चलना मुश्किल, डिफिकल्ट। लेकिन अगर मैंने एक्सेसिव
अमाउंट ऑफ क्या दिया, वाटर ऐड किया। तो ये मुझे अब पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा अब इस सॉल्यूशन में, Na+ एंड Cl-। तो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने कैरेक्टर को पूरा का पूरा वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपनी इलेक्ट्रोलाइट वो काउंट को जितने लेवल पे जा सकता पूरी की पूरी उतने लेवल पे लेके चले जाए। तो सॉल्यूशन का आइडियल बिहेवियर सो हो, इसलिए डाइल्यूट करना चाहिए। सॉल्यूशन सिर्फ ऐसा करने पर किसकी तरह रह जाए, ऑलमोस्ट उसका बिहेवियर किसकी तरह रह जाए, सॉल्वेंट की तरह रह जाए, इसलिए करना चाहिए। और सॉल्यूट काउंट जो है वो मेरा एग्जैक्ट है, मतलब इसको कह सकते हैं कि ऐसा करने से एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगा किसका, प्रॉपर्टीज का, प्रिसाइज और एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी किसी भी प्रॉपर्टीज की। अगर हमने डाइल्यूट नहीं किया तब ये कभी कभी आ भी सकता और कभी नहीं भी आ सकता। कुछ सब्सटेंस है जो कम वाटर ऑफ अमाउंट में ही क्या हो सकता है, पूरा आयोनाइज हो सकते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस है जिसको आयोनाइज होने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिख दिया, हमने ये आपको बता दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और हमने ये आपको समझाया कि क्यों ये जरूरी है कि हम सॉल्यूट का इंटरेक्शंस और सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शंस को समाप्त करें। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सॉल्यूट काउंट पर। सॉल्यूट काउंट का मेजरमेंट एक बड़ा टिपिकल चीज है और वेंट हॉफ को इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो नए टॉपिक पर जा रहे हैं हम लोग, वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, अरे सर आप तो ठीक से लिख लीजिए, फैक्टर आई आई इट अकाउंट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्या जी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, एक्चुअली जो सॉल्यूट है मेरा, सॉल्यूट अब सॉल्वेंट में जाने पर अब ये कैन अंडरगो, हो सकता है कि ये किस में चले जाए, डिसोसिएशन। किस में चले जाए, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। हो सकता है कि ये चले जाए एसोसिएशन, ऐसी भी चीजें होती है, किस में चले जाए, एसोसिएशन। इस समय में जो मेरा सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब, डिसोसिएशन तो समझते हैं, 2 मिलके 1 बन गया, 3 मिलके 1 बन गया। और एक केस ये भी हो सकता है निदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना तो वो एसोसिएट करे और ना ही वो डिसोसिएट करे। जैसे हमने छोड़ा उसी तरह से, एक्चुअली अभी तक तो बीच वाला ही केस पढ़ते आए हैं ना, अभी तो तक तो बीच वाला ही केस पढ़ते आए हैं, अब ये 2 केसेस एक्स्ट्रा आ गए। एसोसिएशन का एक एग्जांपल, जैसे मान लो NaCl या HCl आपने लिया, तो HCl को आपने पानी में मिलाया तो ये किस में चला गया, H+ में और Cl- में। ठीक है, और एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में यूरिया ग्लूकोज, बोलिए, ठीक है। और एसोसिएशन वाले केस में पढ़ाया इनऑर्गेनिक में आपको, एसिटिक एसिड डायमेराइज कर जाती है, एसिटिक एसिड डायमेराइज कर जाती है, फॉर्मिक एसिड डायमेराइज कर जाती है, ये डायमेराइजेशन में चली गई। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डायमेराइज कर जाते हैं, डायमेराइजेशन में जाके क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 में कन्वर्ट हो गए, 2 मॉलिक्यूल मिलके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट यहां बढ़ गया या घट गया, घट गया। आया समझ में क्या बोला हमने, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये भी डायमेराइज कर जाती है, छोड़ो इसको अभी। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट बढ़ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट बढ़ गया, और यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट घट गया।
और यहां पर जो आपने बोला एक्सपेक्टेड वही रह गया ना छोटू, यहां ना घटी ना बढ़ी, जो आपने लिया है वो वही रह गया। कोई दिक्कत है यहां तक बोलिए? ठीक है, तो सॉल्यूट काउंट बढ़ भी सकती है, सॉल्यूट काउंट घट भी सकती है। अब एक नए मुद्दे की तरफ, वेंट ऑफ फैक्टर का क्या काम है ये तो हम समझ रहे हैं। एक्चुअली सॉल्यूट काउंट किस लेवल पर पहुंचेगी, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूट काउंट क्या होगी, आई इसी को प्रेजेंट करता है। आई किसे प्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट को आई प्रेजेंट करता है। क्या मतलब हुआ, समझ में आया? एग्जैक्ट नंबर कहां पर पहुंचेंगे आप सॉल्यूट काउंट में, इसको वो बताता है। क्या मतलब हुआ, हमने बोला हो सकता है NaCl आपने लिया तो NaCl बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या NaCl बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% Na+ और किस में चला जाएगा, Cl में। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप खूब सारा डाइल्यूशन कर दीजिएगा तब भी उसकी पॉसिबिलिटी जो है 100% आयोनाइजेशन की कम रहती है। ऐसा है, पढ़ाया तो है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क है? वीक एसिड में इक्विलिब्रियम आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो उस केस में अगर मान लो कि कोई आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब एक मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल में आ रहा है, तो अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिया है तो क्या गारंटी है 20 मॉलिक्यूल आएंगे, 20 आयंस आएंगे? नहीं। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि मैंने बोला वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही होता है कि जो डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होती है, वो पार्शियल होती है। तो आई ऐसे में इसी चीज को बताएगा कि एक मॉलिक्यूल, एक एंटाइटी कितने एंटाइटी में कन्वर्ट हो गया, इफेक्टिवली कितने में कन्वर्ट हो गया, एवरेज कितने में कन्वर्ट हो गया। कुछ आया समझ में? एवरेज कितने में कन्वर्ट कर गया, एक। तो एक जब एवरेज में कन्वर्ट, ध्यान सुनो, प्रैक्टिकली जो एक कन्वर्ट होगा या तो 2 में कन्वर्ट होगा या 3 में कन्वर्ट होगा, एक एंटाइटी, या 4 में कन्वर्ट होगा। बोलो, अगर डिसोसिएशन है, एसोसिएशन में तो आधी हो जाएगी या 1/3 हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी या 1/5 हो जाएगी। डिसोसिएशन में आ जाओ, डिसोसिएशन में वो एक एंटाइटी कितने में कन्वर्ट होगी, मतलब एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल कितने में कन्वर्ट हुआ, 2 में। नहीं तो मैं बोलूंगा कि 1/2 में कन्वर्ट हो गया। ये कैसे होगा? होगा क्या? मैं बोलूंगा कि एक कन्वर्ट हुआ 1.33 में, नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो आप समझ रहे हैं कि कोई होगा कोई नहीं होगा, तो जब एवरेज निकाला जाएगा तो कुछ भी हो सकता। इसीलिए मैंने क्या बोला, आई किस चीज को प्रेजेंट करेगा, ये सॉल्यूट काउंट को जरूर बताएगा, लेकिन ये एवरेज नंबर ऑफ सॉल्यूट एंटाइटी में को कैलकुलेट करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? एक सॉल्यूट काउंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक सॉल्यूट काउंट कितने सॉल्यूट काउंट में कन्वर्ट किया है, इसी को ये बताएगा। क्लियर है? तो देखो मैं लिखता हूं अगले पेज में, वेंट ऑफ फैक्टर I is the calculation of number of entities, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, सॉल्यूट काउंट। ठीक है, ऑब्टेन्ड अपॉन डिसोसिएशन और एसोसिएशन फ्रॉम, क्या बोलोगे, इच सॉल्यूट काउंट और एंटाइटी। कुछ आया समझ में? प्रत्येक सॉल्यूट एंटाइटी से कितनी सॉल्यूट एंटाइटी पर हम पहुंच सकते हैं। क्या क्लियर हुआ? अब किस चीज की कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ एंटाइटीज ऑब्टेन्ड अपॉन डिसोसिएशन और एसोसिएशन फ्रॉम इच सॉल्यूट काउंट। प्रत्येक सॉल्यूट काउंट से मतलब एक से, हमेशा ध्यान रखें, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, पढ़े हो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, वो टूटने को नहीं बताता, वो एक में से टूटने को बताता। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50 है, 60 है, इसका मतलब एक का 60% टूटा, एक मोल का 60% मोल टूटा। क्या आया समझ में? तो वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही आई किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को, कि एक से आप कितना बने। बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। बढ़ किस में सकते हैं आप,
बढ़ किस में सकते हैं? डिसोसिएशन में। घट किस में सकते हैं? एसोसिएशन में। और एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं होगी, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह से I इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट्स? सॉल्यूट काउंट्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन। क्या आया समझ में? बोलो। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट्स कब जी? बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। देखो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। आई हो गया दोस्त आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। क्या इससे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है। चल गया ना? आफ्टर वाली ज्यादा हो गई, बिफोर वाली तो एक है, तो बिफोर अगर एक है तो एक से जितने में बना नीचे एक से डिवाइड हो गई, तो आई वही आ गई। क्या आ गया समझ में? अरे बिफोर वाली एक है, आपने आई किसको बोला? एक से कितना बना सर? आफ्टर वाली अगर एक दो में कन्वर्ट कर गया तो दो डिवाइडेड बाई एक हो। बोलो ठीक है। अब आ जाइए, अब बारी बारी से हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों केस को डिफाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है? ठीक से। केस ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन ले लेता हूं पहले। केस ऑफ डिसोसिएशन एंड कैलकुलेशन ऑफ, किसकी कैलकुलेशन? वेंट ऑफ फैक्टर की, आई फैक्टर। देखिए मान लो मेरा कोई ए है सॉल्यूट, अब ये डिसोसिएट करके कुछ बन गया। 2 काउंट हो सकता है, 3 काउंट हो सकता है। एक एग्जांपल ही ले लो, NaCl ले लेते हैं। 2-3 एग्जांपल्स हम लोग एक थ्योरी बना देंगे। तो ध्यान से सुनिए, पहले आई की वैल्यू आपको ये समझ में आ रही है? डिसोसिएट करेगी तो एक से बड़ी होगी कि ज्यादा होगी? क्या ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? तो चलो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आई ग्रेटर देन 1। अब मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, मान लो NaCl। तो यहां पे NaCl किस में जा रहा है? Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में, आराम से। इनिशियली कुछ तो इसका मोल रहा होगा दोस्त, रहा होगा ना? तो चलो मैंने इनिशियली मान लिया A मोल है। इनिशियली कितने मोल हैं इसके? A मोल है। तो इनिशियली वो कितना मोल है? 0। बोलो अब इसमें से क्या सारे NaCl टूट गए होंगे? जनरलाइज थ्योरी बन रही है, तो थ्योरी बनने के लिए आई का रोल क्यों आया? आई ये बता रहा है कि एक में से कितना टूटा, क्योंकि सब टूटा ये जरूरी नहीं है। तो ए, क्या सारा ए टूट गया है? नहीं, कुछ टूटा है, कुछ नहीं भी टूटा है। तो मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो मुझे ये बताइए कि अब ये टूटेगा कितना? ए अल्फा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर अल्फा है, तो बोलो ये कितना मोल टूटेगा? ए अल्फा वेंट अंडर डिसोसिएशन। बोलो कितना पार्ट डिसोसिएशन में गया दोस्त? ए अल्फा। तो यहां पे ये बना कितना? ए अल्फा ही ना बनेगा। क्या आया समझ में? पहले एक स्टेप और बढ़ा के लिख दे रहा हूं, थोड़ा और क्लैरिटी समझ में आ जाए। देखिए अच्छे से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ए अल्फा वेंट अंडर डिसोसिएशन। तो मुझे बताइए फाइनली क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा दोस्त? ए माइनस। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाइए। क्योंकि ए अल्फा किस में चली गई? डिसोसिएशन में। अब जब ये एक टूट रही है तो ये एक ही बन रही है, तो ये बनेगी कितना? ए अल्फा फॉर्म्ड। और ये भी कितनी बनेगी? ए अल्फा फॉर्म्ड। तो ये बची कितनी? ए माइनस ए अल्फा, क्योंकि ए अल्फा टूट गई तो ए माइनस ए अल्फा बचेगी, ये बनेगी ए अल्फा। ये अब आई की कैलकुलेशन के लिए मुझे कैलकुलेट करना है
बिफोर वाला तो मालूम है, बिफोर हमने कितना ले लिया है, ए, बिफोर मैंने कितना ले लिया, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, आफ्टर वाली। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट नेचर से मतलब नहीं है, अपॉन क्या, डिसोसिएशन ना, बोलो इक्वल्स टू क्या क्या बच रहा है, यहां पे ए माइनस ए अल्फा बच गई, प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, कौन कैंसल हो गई, ए अल्फा कैंसल हो गई ना एक बार, तो क्या बच गई, ए प्लस ए अल्फा इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस अल्फा। तो मुझे ये बताइए आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आई इक्वल्स टू क्या होता है, आफ्टर बाय बिफोर, आफ्टर बाय बिफोर, बताइए ना लोग, आफ्टर हो गई ए इंटू 1 प्लस अल्फा और बिफोर हो गई, तो आई इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, ये क्या सर जबरदस्ती, क्या क्या देख लेंगे हम लोग बाद। एक्चुअली मैं इसको फुल एफिशिएंसी के टर्म में लिखना चाह रहा हूं। फुल एफिशिएंसी मतलब अल्फा में गुना कितना, अल्फा में गुना कितना 1, 1 को मैंने क्या लिखा 2 माइनस 1, क्यों लिखा, ये 2 कौन सा है, ये 2 टूटने के बाद एक सॉल्यूट काउंट की मैक्सिमम वैल्यू, एक NaCl टूटेगा तो कितना देगा 2, इसीलिए वही 2 है। वो नहीं आया समझ में तो टेंशन नहीं लेना, आप इग्नोर करके चलिए। क्या यहां तक आप समझ गए? एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। बी नंबर MgCl2 ले रहा हूं, ध्यान से क्या ले रहा हूं इस बार, फिर से सारी चीजों को रिपीट कर रहा हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे। तो MgCl2 किस में टूट जाएगी दोस्त इस बार, Mg पर 2 प्लस में, प्लस 2Cl माइनस में, बोलो। तो फिर से ये इनिशियली क्या है A, ये कितनी है 0, और फिर फाइनली लिखनी है आपको फाइनली A माइनस ए अल्फा, बोलो ये कितनी बनेगी और ये कितनी बनेगी 2A अल्फा, क्योंकि इसके एक से ये एक बनती है और ये 2 बनती है, तो ये कितनी बनेगी 2A अल्फा। तो आप फाइनली जब आफ्टर निकालेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितनी हो जाएगी, ये कैंसल, तो A प्लस 2A अल्फा, तो देयरफॉर आई की वैल्यू कितनी निकलेगी, A इंटू 1 प्लस 2A अल्फा डिवाइडेड बाय क्या A, तो कितनी आ गई 1 प्लस, हाँ A नहीं होगी, A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय A, क्या आ गई 1 प्लस 2 अल्फा। फिर से मैं क्या लिख रहा हूं, 2 को क्या लिख रहा हूं 3 माइनस 1, क्या आया समझ में, फिर 3 क्या है जरा गौर करो, हर बार मैं समझा रहा हूं, वहां पे 2 को लिखा 2 माइनस 1, वो 2 क्या थी, एक NaCl टूट के अधिक से अधिक 2 दे सकता, यहां एक MgCl2 अधिक से अधिक टूट के, क्लियर हो गया। ये बार बार देखो, ये है n और n क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम काउंट्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम काउंट्स फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ना, बोलो प्रत्येक मॉलिक्यूल से कितने मैक्सिमम काउंट आ सकते हैं। एक बार और एक एग्जांपल के लिए लिख लो, मान लो AlCl3 ले लिया, दिमाग में लगाओ ना तुरंत यहीं पे, तो बाद में क्या हो जाएगी, आफ्टर वाली सीधे भी लिखो, आफ्टर क्या हो जाएगी A माइनस ए अल्फा, और ये किस में जाएगी A अल्फा Al3 प्लस, और प्लस किस में 3A अल्फा, बोलो। तो सबको सब जुट जाएगा ना इसमें आफ्टर में, दिस और प्लस ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये भी जुट गई, तो इसलिए I बराबर क्या हो गई A अल्फा, फिर कैंसल A इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय A, तो क्या हो गया 1 प्लस 3 अल्फा, फिर क्या लिखा 3 अल्फा को 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू अल्फा, क्या आया समझ में, ये 4 फिर से क्या हो गया दोस्त n, n मतलब मैक्स काउंट फ्रॉम ईच काउंट, प्रत्येक सॉल्यूट काउंट से मैक्सिमम कितने सॉल्यूट काउंट आ सकते हैं, वही हो गई ना n। गौर कर लिए, एक और थोड़ा सा अलग टाइप का ले लो, Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3, तो चलो आफ्टर में डायरेक्टली लिखता हूं A माइनस ए अल्फा, बोलो यही नहीं बचेगा, इधर 2Al प्लस आया, Al ट्रिपल प्लस, अरे किसमें टूटेगा Al ट्रिपल प्लस में ना, तो Al ट्रिपल प्लस की संख्या कितनी होगी 2 लगा हुआ ना, तो यहां पे क्या लिखोगे 2A अल्फा प्लस 3A अल्फा, 3 सल्फेट आए ना, तो A अल्फा से 1 से 3 आया, तो प्लस कितने हो गए 3A अल्फा,
तो आई इक्वल्स टू कितनी हो गई दोस्त, ए अल्फा कैंसिल होगा तब भी 4a अल्फा बचेगी, तो a इंटू 1 प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय, तो क्या आ गई 1 प्लस 4 अल्फा। फिर से आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू अल्फा। ये 5 कैसे आया आपको समझ में आ गया, Al2SO4 होल 3 जब टूटेगी तो 2 Al पर 3 प्लस आएगी और 3 सल्फेट आएगी, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो इस तरह से आप एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं, देयरफॉर I इक्वल्स टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। किसके लिए, किसके लिए, डिसोसिएशन। या अल्फा बराबर क्या बोल सकते हैं, I माइनस 1 डिवाइडेड बाय, क्या ये भी आया समझ में, I माइनस 1 डिवाइडेड बाय N माइनस 1। अब डिसोसिएशन के बाद हम लोग अगले केस में चलते हैं, किस में, एसोसिएशन। बोलो कोई दिक्कत है, केस ऑफ एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होगी तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1। I रिप्रेजेंट किसे करता है, बार बार समझा रहा हूं, एक कितने में कन्वर्ट हो रहा, तो डिसोसिएशन में एक ज्यादा में कन्वर्ट हो रहा और एसोसिएशन में ज्यादा मिलके एक बन रहे हैं। इसका मतलब I की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, क्या आया समझ में, एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए अच्छे से सीख लीजिए। एसोसिएशन I की वैल्यू पहले लेस देन 1 हो गई, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं, डाइमेराइजेशन। क्या ले रहा हूं, डाइमेराइजेशन। जैसे वहां NaCl लिया ना, डाइमेराइजेशन ले रहा हूं। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, डाइमेराइज। फॉर्मिक एसिड, इनके भी मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, डाइमेराइज। पढ़ा है आपने इनऑर्गेनिक में खूब अच्छे से, CH3 COOH, यहाँ पर O डबल बॉन्ड C, फिर OH, ये H बॉन्ड बन गया और यहाँ भी क्या आ गया CH3। क्या यही ना कहानी है, तो मॉलिक्यूल्स डाइमेराइज कर जाते हैं क्या, हाँ KHCO3 भी बोल सकते हैं, लेकिन KHCO3 में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एसोसिएशन भी होता है तो डिसोसिएशन भी तो होता है। अरे इनऑर्गेनिक से खेलने से पहले इनऑर्गेनिक सोचना चाहिए। जब KHCO3 लेंगे, बिल्कुल KHCO3 एग्जाम्पल है, डाइमेराइजेशन का एग्जाम्पल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डाइमेराइजेशन का एग्जाम्पल बिल्कुल है ये। लेकिन KHCO3 का हमने क्या बोला, ये जब पानी में डाल रहे हैं आप तो एसोसिएशन भी है यहां और डिसोसिएशन भी है। कैसे, आपको कुछ समझ में आया, हाँ वेरी गुड। डिसोसिएशन कैसे है, K प्लस, क्योंकि ये सॉल्युबल है ना जी, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं सॉल्युबल है, क्योंकि ये सॉल्युबल है तो डिसोसिएशन हो गया। सॉल्युबल होती है KHCO3, और एसोसिएशन कैसे है, एक बाइकार्बोनेट और दूसरी बाइकार्बोनेट एक दूसरे से क्या कर ले रहा है, H बॉन्ड बना ले रहा है। अरे यही है ना, डबल बॉन्ड कर दूं ना, और यहां पे क्या हो गई O माइनस, सामने क्या आ गया O C O माइनस। बोलो तो उसमें क्या हो रही है, एसोसिएट भी और डिसोसिएट भी, इसलिए वो एग्जांपल लेना थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, तो हम लोग वो जल्दी नहीं। लेकिन वो डायमेरेशन का केस बिल्कुल है, KHCO3 डायमेरेशन का केस है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन हम लोग I के काउंट वाले एग्जाम्पल में उसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि एक पार्ट से डिसोसिएट कर रही है और एक पार्ट से एसोसिएट कर रही है, तो एक्सटेंट क्या होगा ये बताना, घट भी रही है सॉलिड काउंट, बढ़ भी रही है, तो फिर वो बड़ा खतरनाक खेल हो सकता है। चलिए एनीवेज, तो डायमेराइजेशन नाउ नहीं ले सकते हैं, पढ़ाया है क्यों नहीं ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट पॉलीमराइज होता है, इसीलिए तो वो इंसॉल्युबल होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाटर में जब जाएगा तो वाटर उसके H बॉन्ड को डिसोसिएट तोड़ नहीं पाता है, इसलिए वो इंसॉल्युबल रह जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आइए अब अच्छे से देखा जाए, तो 2A किस में गया दोस्त, A2 में ना, बोलो फिर से लिख रहा हूं, इनिशियली
बहुत टाइम दे के आराम से समझा रहा हूं, सीखो। ये कितनी इनिशियली 0, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है इस बार ना, कितनी है अल्फा। ठीक है, तो मुझे बताइए फाइनली क्या होगी, ए माइनस ए अल्फा। अब ये कितनी होगी, सोच के बताओ, सोच के बताओ ये कितनी होगी। ए अल्फा बाय, अच्छे से देख लो, ए अल्फा बाय 2 होगी ना। क्या ठीक है, बोलो क्या दिक्कत क्या है, कंफ्यूजन क्या आ रहा है, सबको देख रहे हैं कि चेहरे पे कंफ्यूजन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, ले रहे हो। हम रुक गए इसलिए, हम इसलिए रुक गए कि कोई ये तो नहीं देख रहा है ये वाला 2 से क्या मतलब है, वहां ये वाली 2 से वहां मतलब है कि नहीं। चलो एक काम करते, बढ़िया से एक काम करते, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। तो पहले अब आई को कैलकुलेट करना है, तो पहले आफ्टर देखिए, आफ्टर कितना हो गया टोटल, ए प्लस ए माइनस ए अल्फा बाय 2 ना, बोलो तो क्या आ गया, ए इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2, बोलो ना। तो मेरा आई कितना हो जाएगा आफ्टर बाय बिफोर, तो ए इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय ए, कैंसल 1 माइनस अल्फा बाय 2, कोई दिक्कत। यहां पर एक एग्जांपल और लिया जाए, ट्राइमेराइजेशन, क्या लिया जाए, ट्राइमेराइजेशन। और क्या कंफ्यूजन आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो वो अच्छी बात है, लेकिन अब दिखाने के बाद अगर आ गया हो वो और अच्छी बात है, जहां रुक गए थे वो लोग। ट्राइमेराइजेशन का क्या मतलब है दोस्त, 3 ए मिलकर किस में जा रही है, A3 में, ट्राइमर यही हुई ना, 3 ए मिलकर किस में चली गई, A3 में। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसमें क्या लिखनी है, पहले आफ्टर वाली लिख लो, आफ्टर वाली डायरेक्ट, ए माइनस ए अल्फा। क्या ए माइनस ए अल्फा ही होगी या उस 3 का भी कोई रोल है, उस 3 का कोई रोल है कि नहीं है, नहीं, उस 3 का कोई रोल नहीं, बैलेंसिंग कोफिशिएंट का वहां से कोई लेना देना नहीं। अल्फा इस बात को बता रहा है कि 1 से कितना टूटेंगे, तो आपके पास ए था, ए से हम कितना टूटेंगे, तो ए अल्फा पार्ट टूट जाएंगे। हाँ बोलो, हाँ कहने का मतलब, सॉरी यहां एसोसिएशन है, तो अब ये कितनी बनेगी, 3 से 1 बन रही है, 1 से 3 से 1 बन रही है, तो 1 से 1/3, तो ए अल्फा से ए अल्फा बाय 3। यहां उस बैलेंसिंग कोफिशिएंट को यूज किया आपने, आफ्टर कितनी हो गई अब टोटल, आफ्टर काउंट बोलिए, ए माइनस 2/3 ना, तो 2 ए अल्फा बाय 3। तो इस तरह से आई इक्वल्स टू क्या हो गई, ए इंटू 1 माइनस 2 ए अल्फा बाय 3 डिवाइडेड बाय ए ना, कैंसल हो गई, तो आई इक्वल्स टू क्या आ गई, 1 माइनस 2 ए, वहां हट जाएगा ना, सिर्फ क्या रहनी थी 2 अल्फा, सॉरी, तो आई माइनस क्या हो गई 2/3 अल्फा, सही है। ठीक, अब देखिए जरा, क्या मैं इस टर्म को 1 माइनस 1/3, 2/3 कैसे आ, 1/3 ना, तो 1/3 होगी ना, 1 माइनस, अच्छा सही है, सही है ना, 1 माइनस 2/3,
1 माइनस, ये तो सही आया है ना? हाँ ठीक है। अब इसको 2/3 को क्या लिखा जा सकता है? हाँ 1 माइनस 2/3 को क्या लिख सकते हैं? अब आ जाओ, अब इसको माइनस को उधर भेज दो, माइनस को उधर भेजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अरे नहीं आया समझ में? 1 करो और यहां पर प्लस करो, तो प्लस करके क्या लिख सकते हो? 1/3 माइनस, क्या आया समझ में? सर ये कर क्या रहे हैं? ये मैं ये कर रहा हूं, इस बार 1/n है। अरे पिछली बार क्या था डिसोसिएशन में? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। इस बार क्या करने जा रहे हैं हम लोग? 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू एल्फा। यहां भी n वही फैक्टर है, कितने से? डायमेराइज तो n2, ट्राइमेराइज तो n3। वहां भी तो n वही थी ना, 1 से कितना? यहां भी n वही है, कितने से 1? समझ गए? नहीं आया समझ में तो एक और ले लो, टेट्रामेराइजेशन। टेट्रामेराइजेशन का क्या मतलब है? 4। फिर से देख लो, इस बार तो क्लियर सीख ही जाओगे। 4a किस में गया? A4 में। आराम से क्या हो गई आफ्टर में? a माइनस a अल्फा, यहां पर a अल्फा बाय टोटल आफ्टर काउंट। बोलिए, a माइनस 3a अल्फा बाय 4, तो i इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 माइनस 3 अल्फा बाय 4। फिर से क्या लिख दूं मैं? 1 माइनस 3/4 को क्या लिखूं? 1 माइनस 1/4 इंटू क्या? अल्फा। अब इस माइनस को मुझे क्या बनाना? प्लस। तो क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1/4 माइनस 1 इंटू अल्फा। अब इस 1/4 को फिर मैं क्या करने जा रहा हूं? 1 माइनस 1 बाय सही है ना? हाँ ठीक है। 1 बाय क्या लिख रहा हूं? n ना, सॉरी 1 बाय फिर क्या लिख दिया? n। तो मेरा फिर से क्या आ गया? i इक्वल्स टू क्या कंक्लूजन बन गया दोस्त? हर बार यहां भी देखा, यहां भी देखा, 1 बाय n के टर्म में ले आया, तो i इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू एल्फा। अब याद रखना, आसान हो गया। डिसोसिएशन में क्या था? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। बस यहां पे क्या कर देना है? 1/n माइनस 1 इंटू एल्फा। जहां पर आपको यह समझ में आ रहा है n का क्या मतलब है? कितने से 1? अरे यही ना मतलब है। और वहां पर n का मतलब क्या था? 1 से कितना? यही है ना? यहां n है 1 से कितने। उल्टा पुल्टा नहीं समझना रे, तो लोग का कोई ठीक नहीं है। भावनाओं को समझो, भावनाओं को। फिर पूछ रहा भावना कौन है? क्या आया समझ में अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत? तो आई इस तरह से इस बात को कैलकुलेट कर रही है कि मेरा सॉल्यूट काउंट किस लेवल पर पहुंचा है, एक कितने में कन्वर्ट कर गया, 2 में कन्वर्ट किया, 3 में किया, और एवरेज वैल्यू है आई, या एवरेज वैल्यू है या प्रत्येक एक की वैल्यू? एवरेज वैल्यू। आई की जो वैल्यू है ये क्या है? एवरेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जो काउंट है, एक से जितने में बदलेगा ये उस काउंट को दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हम आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान सुनिए, आई बराबर क्या था? काउंट आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय काउंट बिफोर। तो बिफोर वाला और आफ्टर वाले में हम एक को नॉर्मल और एक को एबनॉर्मल बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? एक को, और दूसरे को क्या बोलना चाह रहे हैं? तो सोचो, आफ्टर वाली एबनॉर्मल हुई कि नॉर्मल हुई? आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन जो हुई वो एबनॉर्मल हुई या नॉर्मल हुई? एबनॉर्मल हुई। क्यों? क्योंकि नहीं, सबका नहीं हुआ इस मतलब नहीं है, आप ओरिजिनल से डिफरेंट है, तो आप क्या हो गए? एबनॉर्मल हो गए।
तो मैं I को इस तरह से ऐसे लिख सकता हूं, Van't Hoff factor I can be thus represented as, देखो बहुत आराम से बहुत पेशेंटली सिखा रहा हूं, सीखो। क्यों बात कर रही हो? क्या कुछ है? भूख लग गई है? मतलब बीच में पढ़ते पढ़ते समझते समझते अचानक भूख लग जाती है? अब नॉर्मल समझ गए ना? नॉर्मल एबनॉर्मल, आई की जरूरत है इसको। तो आई इक्वल्स टू, आपने लिखा, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूट काउंट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय सॉल्यूट काउंट बिफोर। ध्यान से सुनिएगा, अब यही सॉल्यूट काउंट किसको प्रेजेंट करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉल्यूट काउंट के। अरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट काउंट के। तो मैं इसे मोलैलिटी लिख दूं, सॉल्यूट काउंट को बताने का सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का यूज नहीं होता है, इसमें मोल्स का यूज होता है सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के वेट का यूज होता है, तो वॉल्यूम का यूज नहीं होता है। क्योंकि वॉल्यूम, फिर समझ रहे हो, वॉल्यूम का अगर हम यूनिट कोई ऐसा पकड़ेंगे तो फिर उसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि हम लोग ये इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड ले रहे हैं। तो आराम से हमने इसलिए क्या यहां पर पकड़ा है? मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट काउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत? तो सॉल्यूट काउंट अगर बढ़ गई तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सॉल्यूट काउंट घट गई तो आई की वैल्यू लेस देन 1। आई मैक्स भी लिखी जा सकती है। तो मुझे बताइए आई मैक्स कितनी होगी डिसोसिएशन में? इस पेज, चलो एक काम करता हूं, यहीं पे एक पेज क्रिएट करके पहले वो मैं बता दो, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम आई काउंट। ध्यान से सुनो, अगर मैं डिसोसिएशन में ले रहा हूं, आराम से अच्छे से सोचो, डिसोसिएशन में, तो डिसोसिएशन के लिए आई की क्या 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा। तो आई मैक्स कब मिलेगी? आई मैक्स तब ना मिलेगी जब एल्फा 1 हो जाएगी। अरे एक से, अगर NaCl है तो एक से अधिक कितनी आ सकती है? 2। तो अल्फा 1 हो जाएगी, तो 1 1 कैंसल, आई मैक्स कितनी हो गई? n। आई मैक्स कितनी हो गई? n हो गई। आई की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती, और कब होगी? जब पूरी टूटेगी। तो एसोसिएशन में आई मैक्स आप बोल सकते हैं कि नहीं? हम वो देखिए, एसोसिएशन में आई मैक्स बोल सकते हैं कि नहीं? तो एसोसिएशन में आई इक्वल्स टू क्या है? 1 + 1/n-1 इंटू एल्फा। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ एसोसिएशन में आई मैक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मतलब कैसे निकालेंगे आप? इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझा जाए। एक से अधिक कितना बनेगा? नहीं बता सकते हैं। एक से कम कितना बनेगा ये बता सकते हैं। डायमराइज कर रहा है मान लो, तो अगर सारा डायमराइज कर गया तो सीधे आधा हो जाएगी। 10 5 में कन्वर्ट कर गया, 100 50 में कन्वर्ट कर गया, AA/2 में कन्वर्ट कर गया। अब पूछूंगा मैं कि इसका मैक्सिमम बताओ, तो कोई डायमराइज नहीं होगा। तो कोई डायमराइज नहीं हुआ तो कहां कुछ हुआ फिर? तब तो इस केस से ही बाहर हो गया ना। अरे इतना तो सिंपल है यार सर, सब तो सिंपल कह के लेते जा रहे हैं। हमने बोला कि जब टूटेगा तो टूटेगा, कोई फील करो ना, तो 1 गया 2 में, अब सब टूट गया तो मैक्सिमम कितना हुआ? 1 n में गया था, तो इसलिए आई मैक्स कितनी बन गई? n। 1 n में ना गया, MgCl2, तो 1 गया 3 में, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
जब सब टूट जाएगा 100% सारे। अब मिनिमम में एसोसिएशन में आ जाओ। एसोसिएशन में मैक्स का मतलब पहले समझो क्या हुआ। मैक्स का मतलब हुआ अधिक से अधिक कितने आएंगे। तो आपका 2 आ रहा था 1 में, तो 2 जो 1 में आ रहा था ये अधिक हो रहा था, ये कम हो रहा था। तो इस बार आप कम से कम कितना हो जाएगा ये ना बता पाएंगे कि 10 का 10 अगर डैमराइज कर गया तो सर 5 बन जाएगी सीधे बाय 2। अगर डैमराइज है तो बाय 2 बाय n। तो ये मिनिमम में ना बाय n डिफाइन करेंगे। तो अभी दूसरे केस में क्या लिखेंगे, मिनिमम आई काउंट। तो मिनिमम आई काउंट इसमें निकल जाएगा कितना, 1 बाय n। इसका मैक्सिमम आई काउंट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अरे डैमराइज कितना करेगा, तो कम से कम 1 मॉलिक्यूल डैमराइज, 2 मॉलिक्यूल डैमराइज करेगा। ये निकालना क्या है, असंभव है। 0 हो जाएगा मिनिमम की वैल्यू। तो 0 हुआ मतलब फिर एसोसिएशन हुई ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका काउंट नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अब फिर आ जाओ यहां पर मिनिमम काउंट। अब और अच्छे से समझ जाओगे, यहां पर अच्छे से समझ जाओगे। बोलो, डिसोसिएशन के लिए फिर से मिनिमम काउंट बोल रहा हूं मैं। डिसोसिएशन के लिए मिनिमम काउंट बोल रहा हूं। I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। के Cl को टूटना है, किसी को टूटना है, मिनिमम कितना टूटेगा? कोई नहीं टूटेगा, तो फिर टूटना डिफाइन नहीं हुआ, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। आया समझ में? ये काउंट नहीं हो सकता कि मिनिमम कितना आएगा। तो मिनिमम तो सर 1 भी नहीं टूटेगा, जितना था वही रह जाएगा। तो नहीं टूटेगा तो केस टूटने का हुआ ही नहीं ना। इसलिए फिर ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अल्फा 0 हुआ तो अल्फा हुआ कहां? तो फिर डिसोसिएशन में आप कर क्या रहे हैं, यही तो मैं समझा रहा हूं। तब तो आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट में चले गए ना। तो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। लेकिन यहां पर फिर कैलकुलेट हो सकती है कौन सी चीज, एसोसिएशन। क्या कैलकुलेट हो सकती है बोलो? मिनिमम वैल्यू पर जाएगी। तो I इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू एल्फा। तो I मिनिमम कितनी हो जाएगी? I मिनिमम यदि अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, और I मिनिमम कितनी आ जाएगी, 1 बाय n ना। क्या आया समझ में अच्छे से? ठीक है। अब इस मैक्स मिनिमम का हम यूज कर लेंगे, देखिए कैसे। तो I है सॉलिड काउंट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, और सॉल्यूट काउंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉल्यूट काउंट के। अब सॉल्यूट काउंट को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो ऊपर आफ्टर है, आफ्टर वाली कौन सी हो गई, एबनॉर्मल। आफ्टर वाली कौन सी है, एबनॉर्मल, और बाद वाली क्या है, नॉर्मल। तो वो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये आया समझ में? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे एबनॉर्मल सीपी चाहिए, अगर मुझे नॉर्मल सीपी चाहिए तो वो एबनॉर्मल बाय क्या है, आई। अगर मुझे नॉर्मल सीपी चाहिए तो वो एबनॉर्मल बाय क्या है, आई। अगर मुझे नॉर्मल सीपी चाहिए तो एबनॉर्मल बाय क्या है, आई। नॉर्मल सीपी इक्वल्स टू एबनॉर्मल सीपी बाय आई। अरे बोलो, अब आई की विडंबना यह है कि आई ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, आई लेस देन 1 भी हो सकती है। इसीलिए नॉर्मल सीपी जो है, नॉर्मल सीपी जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों हो सकती है, किसके, एबनॉर्मल सीपी के। क्या आपको आया समझ में? बोलो, ग्रेटर देन 1 कब होगी, ग्रेटर देन एबनॉर्मल कब होगी, एबनॉर्मल बाय आई है ना। तो आई से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, अगर आई ग्रेटर देन 1 है तो नॉर्मल क्या हो जाएगी उस समय में, लेस हो जाएगी, एबनॉर्मल से लेस हो जाएगी ना। और क्या आया समझ में ना, यदि ये लेस देन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको ऐसे फिल कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे फिल कर सकते हैं। लेट मोलर मास
लेट कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। इसीलिए बोर्ड वाले को अलग करवा दिए थे। समझ गए? नहीं तो भी आप लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते। एक केस ले रहा हूं मैं, बेंजीन सॉरी एसिटिक एसिड ले रहा हूं, ले लिया एसिटिक एसिड, और एक केस मैं ले रहा हूं KCl। सही है? एसिटिक एसिड एसोसिएशन में जाएगा कि डिसोसिएशन में? चलो बहुत बढ़िया, और ये जा रही है डिसोसिएशन में। अब इसका नॉर्मल बोलो, मोलर मास नॉर्मल कितनी है? एम नॉर्मल साठ हो गई ना, 32 और 24 और +4, 6 + 4 60 हो गई, 60। इसका बताओ मोलर मास नॉर्मल कितनी है? सेवेंटी 74.5 ना? बोलो कोई दिक्कत है? आ गया? अब आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड डायमराइज हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये डायमराइज जब होगी तो अब मोलर मास मेरा कितना हो गया? अब मोलर मास कितनी हो गई? 120। अब मोलर मास कितनी हो गई? 120। ध्यान से सुनिए, ये 120 इस मोलर मास की मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू? मोलर मास 120 जो है, अब वो मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। तो एबनॉर्मल का मैं रेंज समझना चाह रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? अब आपको दिमाग लगाना है, यहां से अब आपको अपना दिमाग लगाना है, बढ़िया से लगाओ, और इसके लिए मैं आपको 2 मिनट टाइम भी दे रहा हूं। मुझे ये बताओ, मोलर मास जो एबनॉर्मल होगी उसका रेंज क्या होगा नॉर्मल के टर्म में? यहां भी बताओ, मोलर मास जो एबनॉर्मल होगी उसका रेंज क्या होगा, कितने से कितने के बीच होगी, और कहां इक्वालिटी लगेगी कहां नहीं लगेगी, सोच समझ के। ये तो आपको समझ में, देखो फिर से देख लो, एसिटिक एसिड ढेर सारा है, मॉलिक्यूल है बहुत सारा, तो अरे बोलो, तो अगर मोलर मास शुरू करे तो 60 से शुरू हुआ, और अगर सारा डायमराइज कर गया तो 120, सारा डायमराइज किया तो 120, तो कौन सी वैल्यू इन दोनों में से नहीं हो सकती है? 60 नहीं हो सकती। वेरी गुड, क्योंकि एसोसिएट तब किया कहां, डायमराइज किया कहां, तब 120 हो सकती है। क्या आया समझ में? जब 100% डायमराइज कर जाएगा तो ये शुरू कहां से होगी? 60 से। खत्म कहां होगी? 120 पे। लेकिन इक्वालिटी कहां लगेगी? 120 पे। तो इसी तरीके से इसका भी निकालो, और इक्वालिटी कहां लगेगी ये सोच के बताओ। ठीक है? क्या कैलकुलेट किए? सर फील तो आ रहा है लेकिन उसको लिख नहीं पा रहे। फील आ रहा है सर कि यहां से यहां जाएगा और ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उसको लिख नहीं पा रहे। चलो मैं समझा रहा हूं, सीख जाओ। एबनॉर्मल, MM नॉर्मल, MM नॉर्मल। अरे बहुत जबरदस्त चीज बताएं भाई, और IIT का ये पूछा हुआ इसलिए हम इस तरफ आए लेके। ध्यान सुनिए, रिलेट करते हैं कैसे। ये 120 अधिक से अधिक और कम से कम 60, तो मैक्सिमम वाला तो ये है, यहां पहले इक्वालिटी लगाया, लेकिन यहां पे इक्वालिटी नहीं लग सकती है, क्योंकि आपने क्या बोला सर, 60 से तो जब भी होगा ज्यादा ही होगा, अगर डिसोसिएट कर रहा है तो, एसोसिएट कर रहा है तो। यहां पर जाए सब सारा हो जाएगा, तो मैं सारे को कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। देखो गजब का चीज बना है, बहुत जबरदस्त चीज बनी। एसोसिएशन में क्या डिफाइन होती है, आई मिनिमम या मैक्सिमम? एसोसिएशन में क्या डिफाइन होती है, आई मिनिमम या मैक्सिमम?
और आई मिनिमम कितनी होती है? आई मिनिमम होती है 1/n। तो सोचो डेमेराइजेशन में बाई 1/2 किया, 2 ऊपर चला, 120 हो गई। क्या क्लियर हुआ अच्छे से? और वहां पे कुछ नहीं होगा, 60 से स्टार्ट हुआ, वो कोई वैल्यू नहीं है कि भाई कितने पर हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये एवरेज की कैलकुलेशन। अब इधर आ जाओ, एबनॉर्मल। फिर से मैं इधर लिख रहा हूं मोलर मास क्या? नॉर्मल। और फिर मैं यहां भी लिख रहा हूं मोलर मास नहीं, एबनॉर्मल क्यों? नॉर्मल। कैलकुलेशन किसकी हो रही है? एबनॉर्मल की कैलकुलेशन हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। फिर सोचो, इस बार आई मैक्स का यूज होगा, तो किधर डिवाइड होगी आई मैक्स? इधर या उधर? इधर होगी इस बार। फिर यहां क्या लग जाएगी? इक्वालिटी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी? आई मैक्स। इसमें यहां इक्वालिटी लगेगी, इसमें यहां इक्वालिटी लगेगी। सोचो 74.5 कभी हो सकता है, 74.5 कभी हो पाएगा? तब तो डिसोसिएट किया ही नहीं। तो पहले ये तो क्लियर हो गया। अब डिसोसिएट करते 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 ये वाली चीज को यहां से रिलेट करो, जो यहां पे आपने आई मीन किया, तो ये मैक्स लोगे तब ना उसकी मीन वैल्यू आएगी। तो आई मैक्स लोगे यहां। तो इसका मतलब क्या है? अभी मैंने एग्जांपल, कितना बढ़िया एग्जांपल दिया, आईआईटी ने क्या जबरदस्त चीज पूछी थी। सोचो KCl का मोलर मास एक इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में मिनिमम मोलर मास क्या हो सकता है? क्या गजब का क्वेश्चन था ये, क्या ये गजब का क्वेश्चन है? 74.5 डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम मोलर मास क्या हो सकती है? 74.5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको तुम प्रैक्टिकली कितना भी समझने की कोशिश करो, ये हुआ कैसे? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एवरेज है, कुछ टूटा और कुछ नहीं टूटा। और मैक्सिमम की वैल्यू 74.5 कभी हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि टूटा है। तो सॉल्यूट अब कौन है? K+B है और Cl- भी है। तो मेरा जो अब दिमाग लगाओगे, मिनिमम क्यों डिफाइन हुआ? जैसे वहां मैक्सिमम क्यों डिफाइन हुआ? 2 मिलके 1 हो गया। तो यहां मिनिमम क्यों डिफाइन हुआ? 1 मिलके 2 हो गया और सारा हो गया। तो ना K+ रहा ना Cl- रहा, ना मोलर मास K+ की रही ना Cl- की रही। डिवाइडेड बाय सीधे क्या हो गई? आया समझ में? आया समझ में? इसीलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? KCl के लिए का जो मोलर मास होगा वो 37.25 से ज्यादा और 74.5 से कम हो जाएगी। क्या अच्छे से समझ में आया? मतलब ये सीधे क्या हो गई है? एवरेज किसकी जी? मोलर मास ऑफ K+ एंड मोलर मास ऑफ Cl-। जब डिसोसिएशन कितनी परसेंट है? 100 ना, डिसोसिएशन इज 100%। तो ना सॉल्यूट K+ है ना सॉल्यूट Cl- है, सॉल्यूट क्या हो गई? एवरेज। क्या इसको अच्छे से सीखे? खूब बढ़िया से क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो आज हमने वेन हॉफ फैक्टर को खूब बढ़िया से आपको बताया, सिखाया। अगली क्लास में हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। पहले 1-2 एग्जांपल्स करवा देंगे आपको वेन हॉफ फैक्टर पे, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। नोट्स को क्या कर लेना अच्छे से बढ़िया से बना करके, पढ़ के, समझ के, चूंकि आज की क्लास में बहुत सारी चीजें दिमाग लगाने वाली चीजें, इसको अच्छे से देखिए। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। हमने पूरा टाइम दिया, ये सब चीज पढ़ाने के स्कोप से बाहर है जिसको आज मैंने पढ़ाया है। ये सब अपने IQ की चीज है कि खुद का IQ काम कर रहा है तो भाई लगाओ क्वेश्चन में, अदरवाइज छोड़ के आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी हमने इलैबोरेट करके आपको उस लेवल तक, एक्सटेंट तक पहुंचाया। तो आज इतने पे रखते हैं, अगली क्लास में आगे बढ़ाते हैं और सॉल्यूशन का टेस्ट भी देते हैं हम लोग वेपर प्रेशर पर। ठीक है, थैंक यू।